जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। ठीक है कि स्थायी समितियां कौन कौन सी होती, तदर्थ समितियां कौन कौन सी, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं कि तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रहोगे, यदि इतने सोच समझकर बोलोगे चलोगे, कभी मन का नहीं कहोगे, सच को दबा कर झूठे प्रेम के गाने गाओगे, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बंजर हो जाओगे। दोस्तों, जो जीवन होता है हमारा वो खुल के जीने का नाम होता है। ठीक है, क्योंकि जीवन की प्राप्ति हमें एक बार हुई है। तो हम अगर पूरे व्यवस्थित तरीके से सोच समझकर अपने हर काम करते हैं तो उसमें जीवन के जो मूल भाव छिप जाता है, क्योंकि जीवन जब तक आप खुल के नहीं जियोगे, मन का नहीं कहोगे, सच्चा प्रेम नहीं करोगे, तो जीवन का क्या होता है, अर्थ समाप्त हो जाता है। दोस्तों, सिर्फ हमारी सांसें चल रही होती है। तो उनके संबंध में इन्होंने, ये भवानी प्रसाद जो मिश्र जी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति से गुजरोगे तो तुम बंजर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, संसदीय समितियां। ठीक है, संसदीय समितियां हैं। अर्थ और उद्देश्य संसद का आकार बड़ा होने के कारण सभी मुद्दों की गहन जांच करना, ठीक है, क्या होता है, मुश्किल होता है। समितियां विधेयकों, वित्तीय मामलों, नीतियों की विस्तृत क्या करती है, समीक्षा करती है। संवैधानिक आधार क्या है, संविधान में इनका उल्लेख किया गया, लेकिन इनकी संरचना कार्य संसद के नियमों द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, तो संसदीय समितियां, ठीक है, संसदीय समितियां, ठीक है। दोस्तों, जो हमारे देश का संसद है इसके दो मूलभूत काम है। ठीक है, दो मूलभूत काम कौन सा है? पहला कौन सा है दोस्तों? कानून का निर्माण करना। दूसरा क्या है? सरकार के कार्यों पर नजर रखना। ठीक है, तो संसद के दो काम कौन से हो जाए? कानून का निर्माण करना और सरकार के कार्यों पर नजर रखना। तो दोस्तों, कानून का निर्माण भी, ठीक है, जो हमने देखा कि संसद के 3 सत्र होते हैं, उसमें क्या होता है, कानून, विभिन्न कानून का निर्माण होता है। सरकार के जो विभिन्न विभाग होते हैं या मंत्रालय होते हैं, उनके अलग अलग क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो एक प्रकार से ये दोनों काम में क्या है, भारी भरकम काम है दोस्तों। ठीक है, भारी भरकम काम है। तो जिनमें क्या होता है कि जो सरकारी मशीनरी होती है या जितने लोग होते हैं या जितने सांसद होते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, मान के चलो सांसद हैं, ये क्या इस काम के क्या असमर्थ घोषित होते हैं, कम पढ़ते हैं। तो इसके लिए संसद क्या करती है कि सरकार का कानून का निर्माण भी करवाना सरकार के माध्यम से, और दूसरा सरकार के अगर जो कानून का निर्माण कर रही है वो चेक भी करना है कि सही कर रही है नहीं कर रही है, सही इंटेंशन है या नहीं, या कहीं कानून का जो जो निर्माण हो जाएगा तो कृषि कानूनों जैसे का विरोध तो नहीं होने लगेगा। तो ये सभी बातें क्या होती है, काफ़ी जटिल होती है दोस्तों, कि उसको पूरी बारीकी से चेक करना और उसमें जो कमियों को उजागर करना, उसमें सुधार के लिए सरकार को परामर्श देना। तो ये संसद के लिए थोड़ा जटिल काम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है जो क्या करती है, इन कामों को क्या करती है, क्रियान्वित करती है। अब समितियां कौन कौन सी होती है दोस्तों? दो प्रकार की समितियां होती है। दो प्रकार की समितियां होती है, एक होती है स्थायी समितियां, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, तदर्थ समिति। पहली कौन सी होती है, स्थायी समितियां, दूसरी कौन सी होती है, तदर्थ समिति। स्थायी समिति में दोस्तों लोक लेखा समिति हो जाएगी, प्राकलन समिति हो जाएगी, लोक उपक्रम समिति हो जाएगी, जिनका क्या है, संविधान में उल्लेख किया गया है, जो प्रतिवर्ष गठित की जाती है। तदर्थ समितियां कैसी होती है दोस्तों? कि वह समितियां जो एक निश्चित पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए गठित की जाती है और उद्देश्य समाप्त होने के बाद क्या हो जाता है, उनका काम खत्म हो जाता है तो उन्हें भंग कर दिया जाता है, वो तदर्थ समितियां। अब देखते हैं कि संसदीय परिभाषा क्या है समितियों की। सदन का अध्यक्ष सभापति द्वारा नियुक्त, ठीक, चुनी जाती है। जो सदन का अध्यक्ष सभापति जो होता है, लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, तो लोकसभा में कौन, बिरला जी है अभी वर्तमान में। राज्यसभा में धनखड़ जी द्वारा, तो इनके द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त की जाती है, चुनी जाती है। ठीक है, जो दोनों समितियां अध्यक्ष सभापति के निर्देशन में काम करती है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनके निर्देशन में काम करती है, और राज्यसभा में जो सभापति होता है उनके निर्देशन में काम करती है।
अपनी रिपोर्ट जैसे लोकसभा में गठित कोई समिति है तो वो अपनी रिपोर्ट कहाँ देगा, लोकसभा में देगा, या लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, या राज्यसभा में गठित की जाती तो वो राज्यसभा में अपनी जो सदन में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देगा और राज्यसभा के सभापति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इनका सचिवालय लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब जो सरकारी अधिकारी होते हैं जो उनको, ठीक है, सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो सचिवालय से इन्हें प्रदान किए जाते हैं इनके काम में क्या ठीक, काम में सहयोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो संसदीय समितियों के क्या है कि सदन के काम को क्या करना, एक प्रकार से सुलभ बनाना, या जो काम में सहयोग प्रदान करने के लिए गठित की जाती है। वो संसद के दो काम है, एक तो कानून निर्माण करना और सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना। तो कोई भी समिति होगी दोस्तों, इन दो कामों में उसकी क्या होगी, भागीदारी होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्थायी समितियां। ठीक है, जो प्रतिवर्ष गठित की जाती है या जो स्थायी है कुल मिला के। तो वित्तीय समितियां, अब इसमें वित्तीय समिति मतलब जो सरकार के खर्चों के बारे में क्या करती है दोस्तों, सरकार के खर्चों के बारे में निगरानी करती है, उन्हें क्या बोला जाता है, वित्तीय समितियां कहा जाता है। ठीक है, वित्तीय समितियां सरकार के जो खर्चे हैं उनमें निगरानी करने वाली समितियां को क्या हो जाती है, वित्तीय समितियां। सबसे पहले बात करते हैं लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, लोक, ठीक है, मतलब जो जनता है दोस्तों देश की, लेखा मतलब ऑडिट करना, इससे संबंधित कि जो जनता का फंड है या जो सरकार का फंड है उसको ऑडिट करने वाली समिति क्या कहलाएगी, लोक लेखा समिति। अब देखते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो लोक लेखा समिति के बारे में बतलाऊं, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट समिति है। ठीक है, अब इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, इसका गठन जो है 1919 के अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू, ठीक, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत पहली बार देश में इस समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। लोक लेखा समिति कब गठित की गई, 1919 के अधिनियम के तहत वर्ष 1921 में ये क्या करी गई थी दोस्तों, गठित की गई थी। अब देखते हैं कि लोक लेखा समिति क्या है, कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये पूछा जाता है और काफ़ी सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है कि जो लोक लेखा समिति में कितने 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें सदस्यों के रूप में कौन रहते हैं, सांसद रहते हैं, वो लोकसभा के रहेंगे या राज्यसभा के। 22 सदस्यों में 15 लोकसभा के रहते हैं दोस्तों, ठीक है, लोकसभा के सांसद, और 7 जो रहते हैं राज्यसभा के। अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का रहता है। अब विपक्ष का अध्यक्ष क्यों रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर सत्ता पक्ष का ही होगा, ठीक है, तो वो स्वयं की जांच में क्या कर सकता है, फर्जीवाड़ा कर सकता है। ठीक है, मान के चलो खर्चा मैंने करा, आप इसे समझिए कि आपने खर्चा किया और उसकी जांच भी आप ही करें, तो क्या है वो सही उचित रहेगा, क्या नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों जो सरकार के खर्चों के लिए क्या रहता है, विपक्ष सबसे बढ़िया, ठीक, सबसे बढ़िया आधार होता है। तो इसके जो रहता है अध्यक्ष विपक्ष से होता है। ठीक है, केग की रिपोर्ट की जांच करना, केग कौन होता है दोस्तों, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 अनुच्छेद के तहत दोस्तों देश का नियंत्रक एक महले का परीक्षक होता है। ठीक है, नियंत्रक, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 अनुच्छेद के तहत एक संवैधानिक पद है जो सरकार के खर्चों की जांच करता है। ठीक है, और उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट किसे देता है, प्रेसिडेंट को सौंपता है। तो ये लोक लेखा जो समिति होती है दोस्तों, ये जो केग द्वारा राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपते हैं उसकी क्या करती है, जांच करती है। ठीक है, उसकी जांच करती है कि वो लोक लेखा समिति द्वारा देखा जाएगा कि एक की रिपोर्ट ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें सरकार ने जो खर्चा किया है वो सही मत पे किया है, या जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया था उसी उद्देश्य के लिए किया है, या जितनी राशि आवंटित की गई थी या जहां जितनी राशि का आवंटन था क्या उसमें कुछ फेरबदल हुआ है। इन सभी बातों को कौन के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा चेक किया जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति किसकी रिपोर्ट की जांच करती है, तो क्या नाम आएगा दोस्तों, केग। केग मतलब कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या भारत का नियंत्रक या माले का परीक्षक जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति जो संसद में सौंपता है, उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति।
एक रिपोर्ट की जांच करती है और अनावश्यक जो खर्च करती है उन्हें उजागर करती है अगर सरकार ने किए हैं तो। सीमा क्या है, नीति पर सवाल नहीं उठा सकती, केवल जांच करती। कुल मिला के दोस्तों कि ये पैसे खर्च हो चुके हैं, खर्च होने के बाद उसके औचित्य पर क्या करती है, देखती है कि ये सही खर्च किया है या नहीं किया है। तो जो लोक लेखा समिति के जो परीक्षण है या जो जांच है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, सब परीक्षा परीक्षण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सब परीक्षण, क्योंकि सब क्या है दोस्तों, जो खर्च हो चुका है, ठीक है। अब इसका निहितार्थ देखना एक प्रकार से क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका परीक्षण करने समान होता है। तो लोक लेखा समिति की जांच को क्या बोला जाता है, सब परीक्षा के नाम से भी जो राजनीतिक समाज में क्या है बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा समिति कब गठित की गई थी दोस्तों, 1919 का अधिनियम के तहत 1951 में की गई थी। कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का व्यक्ति होता है। और क्या करती है, केक की रिपोर्ट की जांच करती है। ये सभी बातें आप याद रखने का प्रयास करें। अब देखते हैं हम दोस्तों प्राक्कलन समिति के बारे में। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्थायी समिति है। सबसे पहले तो आप याद रखिए, स्थायी समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, 30 सदस्य होते हैं। 30 जो केवल कह रहते हैं लोकसभा से ही लिए जाते हैं, लोकसभा के सांसद बनाते हैं। अब इसका काम क्या है, बजट में बचत के सुझाव देती है। कि मान के चलो सरकार ने क्या करा, किसी मद के लिए 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ रुपए मान के चलो कोई ब्रिज बनाना, ठीक, कोई ब्रिज बनाना, उसके लिए सरकार ने क्या करा है, 50 करोड़ रुपए की मांग करी है। ठीक है, तो ये उसके संबंध में क्या देगी कि आप जो ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं उसमें सबसे पहले भूमि आवंटन के बारे में इतनी राशि प्रदान करें या इसमें बचत करें। फिर निर्माण के संबंध में सुझाव देती है कि यहाँ इस मद में कम खर्च किया जा सकता है, यहाँ से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। तो जो बजट रहेगा उसके संबंध में बचत या उसको कम करने का कह सकती है, ठीक है, या जो मद है उसको पूरी तरीके से अस्वीकार करने का कह सकती है। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति कितने, 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य कहाँ से दिए जाते हैं, शुद्ध रूप से लोकसभा से बजट बचत के संबंध में सुझाव देती है। अब सीमा है कि हाँ, बजट पारित होने के बाद समीक्षा करती है कि बाध्यकारी है नहीं, और इनकी जो शर्तें होती है बाध्यकारी नहीं। दोस्तों ये देश का जो बजट हो गया है, ठीक है, जिसमें मान के चलो मनरेगा के लिए सरकार को 80,000 करोड़ रुपए आवंटित हो गए। अब 80,000 करोड़ रुपए तो सरकार के क्या खाते में चले ही गए। तो इस समय क्या रहती है, जो प्राक्कलन समिति होती है वो बोलती है कि आप जो 80,000 करोड़ को इस प्रकार से खर्च कीजिएगा तो क्या रहेगा, आप किफायती रहेगा देश, ठीक है, किफायती रहेगा। तो ये काम होता है प्राक्कलन समिति का। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्राक्कलन समिति का काम क्या है, कि बजट में बचत के सुझाव देना। कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक स्थायी समिति है। अब तीसरे देखते हैं। अब ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसका जो गठन है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम समिति का, कृष्णा मेमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, कृष्णा मेमन समिति की सिफारिश पर सार्वजनिक उपक्रम जो समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इसमें भी कितने, 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा। अब सार्वजनिक उपक्रम का दोस्तों अर्थ से ही समझ में आ गया। सार्वजनिक उपक्रम जैसे अपन रेल की बात करते हैं, ठीक है, या बीएसएनएल की बात करते हैं, ये क्या होता है, सरकार की जो अंडरटेकिंग कंपनियां होती है जिनका सरकार संचालित करती है, उन कंपनियों का प्रदर्शन वो ठीक से काम कर रही है या नहीं उसके संबंध में ये जांच करती है। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति कब गठित की गई, कृष्णा मेमन समिति की सिफारिश पे 1964 में। कितने सदस्य होते हैं, 22। ठीक है, तो ये जो 3 सदस्यीय वित्तीय समिति है दोस्तों क्या है, ये स्थायी है। अब विभागीय स्थायी समितियां कौन कौन सी है, सभी मंत्रालयों की जांच, जैसे रक्षा विभाग की स्थायी समितियां हैं, वित्त विभाग की स्थायी समितियां, स्वास्थ्य विभाग की स्थायी समितियां हैं। इनका कार्य क्या रहता है, जो 24 समितियां दोस्तों इस प्रकार की, ठीक है। बजट की मांगों की समीक्षा करना, मान के चलो सरकार स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ रुपए मांग रही है तो उस पर वो चेक करेगी, ठीक है। फिर क्या, विधेयकों और मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, कि मान के चलो हर मंत्रालय क्या होता है दोस्तों,
अपने जो काम की रिपोर्ट किससे सरकार को पेश करता है, सरकार को पेश करता है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट की जांच कर दी कि इन्होंने जो काम किया है साल भर में वो सही है या नहीं, या कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं किया गया है। तो ये विभाग से संबंधित समितियां होती हैं। इनकी सीमाएं क्या है? दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है। अब जांच समितियां होती है, जैसे प्रार्थना समिति हुई दोस्तों। ठीक है, प्रार्थना समिति जनता की याचिकाओं की जांच करना। जैसे हमने बोल दिया कि यार प्रशासन में या जो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, इस प्रकार के हम सरकार को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, या फिर और याचिकाएं या जो आवेदन पत्र सरकार को गए हैं कि आप जो देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है या फ्री ऑफ स्पीच के मामले में कोई जो दिक्कतें आ रही है, और राइट टू लिबर्टी के बारे में जो बंदिशें लगाई जा रही है, तो उस संबंध में ये चेक करती है। और उसके उस संबंध में क्या होता है, जब चेक करने के बाद अगर कोई निर्णय पर पहुंचती है तो कानून निर्माण के संबंध में सरकार को क्या देती है, सलाह देती है। इसका काम किसका? प्रार्थना समिति का। विशेषाधिकार समिति संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन की जांच करती है कि कोई सांसद है जिसके सांसद होने के नाते विशेषाधिकार है, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसकी जांच करना कि वो सही है या नहीं। अगर सही है तो दंडित करने के लिए क्या, सरकार पर दबाव बनाना। फिर नीतिगत आचार समिति क्या है? संसदों के आचार संहिता का पालन करने को सुनिश्चित करती कि आप जो क्या होता है दोस्तों, जनप्रतिनिधि होता है वो भी कुछ भी नहीं बोल सकता है, अपनी मनमर्जी के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। कि जो संसदीय आचार संहिता होता है या जो किस प्रकार से काम करना उसका पालन करना पड़ता है, तो ये उसके लिए सुझाव देते हैं। नियंत्रण समिति सरकारी आश्वासन समिति मंत्रियों के वादों पर क्या करती है, नजर रखती है कि जो वादे किए गए हैं, मान के चलो मोदी जी ने वादे किए हैं कि 15 लाख मित्रों मिलेंगे, तो वो क्या मिले के दोस्तों? तो इन सभी वादों के संबंध में सरकार से कहती है कि आपने जो वादा किए थे उसका पालन नहीं हो रहा है, तो आप सुझाव मानिए। तो सरकार के ऊपर ये क्या होते हैं दोस्तों, सभी समितियों के बाध्यकारी सुझाव नहीं है। ठीक है, जो सभी समितियां हैं दोस्तों, ये सरकार को केवल सलाह दे सकती है। सरकार के ऊपर है कि सरकार इन सभी बातों को मानती है या नहीं मानती है। मान ली तो अच्छी बात है, नहीं मानी तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो आश्वासन समिति होगी दोस्तों, अधीनस्थ विधान समिति कार्यपालिका द्वारा क्या बनाए गए नियमों की जांच करना। तो ये समितियां होगी दोस्तों। वित्तीय वित्तीय समिति कौन कौन सी है? लोक लेखा, प्राकलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति। विभागीय स्तरीय समिति है, 24 विभागों की है। फिर इसमें जांच समितियां भी हैं और नियंत्रण समितियां भी। अब तदर्थ समितियां क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, काम विशेष के लिए, कार्य विशेष के लिए ठीक गठित की जाती है। काम समाप्त तो समिति बंद। ठीक है, विशेष मामलों की जांच करती है। जैसे दोस्तों बोफोर्स घोटाला हुआ है, एमपी लैंड से संबंधित जो घोटाला हो उसके संबंध में, ठीक है, ये जांच करती है। तदर्थ समिति क्या है दोस्तों, कि एक कार्य विशेष के लिए गठित की जाती है और इसका काम समाप्त हो जाता है तो क्या हो जाता है, समिति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे विशेष मामलों के लिए मान के चलो देश में कोई दंगा हो गया दोस्तों। ठीक है, दंगा हो गया, जैसे अपन अभी बात करें जो नागपुर में दंगे हुए, नागपुर में दंगे हुए, ठीक है, छावा मूवी के कारण। तो इन दंगों के लिए संसद में क्या होगी कि सरकार क्या है कि उसमें स्पष्ट करे कि दंगे किस प्रकार से हुआ, कितने लोग मरे हैं। तो क्या करेगी, एक समिति का गठन करती जाएगी जो दंगे की क्या करेगी, पूरी तरीके से जांच करेगी। कौन? ठीक, जांच करेगी कौन दोषी है और किस प्रकार से दंगा फैला, उन सभी बातों को। और जब ये जांच कर लेगी और सरकार को क्या कर देगी, अपनी रिपोर्ट दे देगी। ठीक है, तो ये समिति का काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विधेयकों की धारावार जांच करना। ठीक है, चयन समिति या संयुक्त समिति। दोस्तों विधेयक क्या होते हैं? ठीक है, कानून निर्माण की जो पहली प्रक्रिया होती है, ठीक है, मतलब कानून निर्माण करना है तो इस प्रकार से क्या है, मान के चलो कि बेरोजगारों को क्या होगा, सरकार क्या देगी, 800 रुपये क्या देगी, मंथ देगी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक विधेयक लाया गया है सदन में, लोकसभा में लाया गया है। या लाने से पहले क्या करती है, ये विधेयकों की जांच करती है। ठीक है, जांच करेगी विधेयक में किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा किसी वर्ग विशेष के साथ या समुदाय विशेष के साथ, मान के चलो
हिंदुओं को क्या दे दिया कि उसमें शामिल कर लिया गया, मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। तो क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या नहीं विधेयक, उसकी जांच करती है ये इनका। अब प्रमुख विशेषताएं क्या है? सदस्यता अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं, मंत्री शामिल नहीं होते। मंत्री क्यों शामिल नहीं होते दोस्तों? क्योंकि मंत्री होते हैं वो सरकार के होते हैं। ठीक, मंत्री कौन के होते हैं? सरकार से संबंधित होते हैं। और जो समितियों का गठन किस लिए किया जाता है? सरकार की जांच करने के लिए, सरकार की जांच करने के लिए। ठीक, तो इसलिए क्या मंत्री शामिल नहीं होते। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसके बारे में दोस्तों मैं राष्ट्रपति जब आपको पढ़ाया था उसमें बतला चुका किस प्रकार से इनका चुनाव होता है। अधिकांश समितियां प्रतिवर्ष पुनर्गठित की जाती है। ठीक है, जो 1 वर्ष के लिए गठित की जाती है। सलाहकार प्रकृति है, संसद बाध्यकारी नहीं है, मतलब संसद इनकी बातों को माने या नहीं माने, ये किसी प्रकार की बाध्यकारी शर्त नहीं है। अब प्रमुख समितियां कौन कौन सी? लोक लेखा समिति है, जो के या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है थी उसकी जांच करती। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति दोस्तों बजट में बचत के सुझाव देती है कि आप किस प्रकार से बजट कीजिए। तो दोस्तों कितने इसमें 30 जो होते हैं सदस्य होते हैं, जो कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा केवल से। विभागीय समितियां कितने मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा करती है। ठीक है, ये इसमें सदस्य कितने रहते हैं? 31। ये दोस्तों ये आईएमपी है कि विभागीय समितियों में क्या पूछा गया है कि विभागीय समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? तो वो कितनी है दोस्तों? 31 है। वर्तमान में कितनी है? 31। नीतिगत आचार समिति सांसदों के आचार पर, मतलब जो काम करते हैं उस पर नियंत्रण रखती है। जैसे लोकसभा में 15 सांसदों से गठित की जाती है और राज्यसभा में 10 सांसदों से। ठीक है दोस्तों, तो लोकलेखा प्राक्कलन ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और विभागीय समिति की सदस्य संख्या कितनी होती है? 31। अब सीमाएं क्या है? ये समिति आपने गठित की गई है, संसद के क्या है कार्यों पर या सरकार के कार्यों पर निगरानी रख रही है और कानून निर्माण में क्या कर रही? भागीदारी कर रही। तो इनकी क्या सीमाएं हैं, मतलब कहाँ बंदिशें हैं? गैर बाध्यकारी सिफारिश है, कार्यपालक या सरकार है। कार्यपालक एग्जीक्यूटिव, सरकार इन्हें क्या कर सकती है? अनदेखा कर सकती है कि इनकी सिफारिश को माने या ना माने, ये सरकार के ऊपर। फिर दूसरा, पश्चात समीक्षा, निर्णय लेने के बाद जांच होती है। मान के चलो कि बजट से सरकार को पैसे मिल चुके हैं। ठीक, पैसे मिल चुके हैं तो उसके बाद जांच करेगी कि कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, कितने पैसे जांच करेगी, कितने पैसे मिलने चाहिए थे। तो ये तो गलत है ना दोस्तों, मिलने से पहले जांच होना था कितने पैसे इनको मिलने आवश्यक है या सरकार इतना ही खर्च करती है। अब पैसे तो मिल चुके हैं तो सरकार में भी इतनी नैतिकता नहीं होती कि ठीक है कि वो इनकी जो सुझाव को माने। नीतिगत हस्तक्षेप नहीं, केवल प्रशासनिक तकनीकी मुद्दों तक हस्तक्षेप होती है, मतलब कानून निर्माण में बाध्यकारी इनका सुझाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी सीमा की गैर बाध्यकारी है, पश्चात समीक्षा है, नीतिगत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, महत्व क्या है? गहन जांच, संसद की सीमित बहस से विस्तृत विश्लेषण करती है। कि दोस्तों मान के चलो संसद ने क्या करा, एक कानून लाया है, कानून लाया है। ठीक है, कानून के 4 खंड में विभाजित है। ठीक है, एक खंड में मान के चलो कि 80 पेज है या 800 पेज है, इसमें भी 800 पेज है। इसका सभी की क्या करना है दोस्तों? पूरी लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन क्या लिखा है, लाइन टू लाइन क्या लिखा है, इसके एक एक शब्द को क्या करना दोस्तों? स्पष्ट करना है। क्या है? एक जटिल काम है। तो इसमें क्या करती है समितियां, क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, सर्वदलीय प्रतिनिधित्व, विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल किया जाता है कि जिसमें जो समितियां होती है सरकार की जांच के लिए, तो सरकार एक सत्ता पक्ष होता है, उसके सभी विपक्ष जैसे कांग्रेस हुआ, आप हुई, सपा हुई, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, एआईडीएमके, इन सभी के सदस्यों की भागीदारी तो क्या होती है इसमें? होती है। कार्यपालक को जवाब देना, मंत्रालयों को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। कि विभिन्न मंत्रालय हैं कि जब ये जांच करती है समिति तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है तो आप उसका जवाब दीजिए कि आपने जो रिपोर्ट में ये बात उल्लेखित कीजिएगा इसके बारे में और स्पष्ट कीजिएगा।
परामर्शदात्री समितियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? ठीक है। उद्देश्य क्या? मंत्री और सांसदों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए मंच। मंत्री संसद सरकार से संबंधित होते हैं, सांसद कोई भी हो सकता है, विपक्ष के बीच में अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती है परामर्शदात्री। कि मान के चलो जो राजनाथ सिंह है, ठीक है, रक्षा मंत्री है, ये रक्षा से संबंधित देश में कोई कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई टीएमसी का सांसद के पास एक सुझाव है जो अच्छा खासा सुझाव है, तर्कपूर्ण सुझाव है, या रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो ये जो टीएमसी के सांसद है, ये समिति के माध्यम से राजनाथ सिंह को क्या देगी? सलाह प्रदान कर सकती है। ठीक है, इसके लिए अब इसकी सदस्यता 10 से 30 सदस्य होते हैं, स्वैच्छिक भागीदारी होती है, कोई औपचारिक शक्ति नहीं, प्रत्येक लोकसभा के साथ भंग और पुनर्गठित की जाती है। निष्कर्ष, संसदीय समितियां विधायी और वित्तीय निगरानी के लिए आवश्यक विधायी, मतलब सरकार कानून निर्माण कर रही है, उसमें कोई झोल तो नहीं कर रही है, या कोई गलत जो प्रावधान है उसको शामिल करने का प्रयास तो नहीं कर रही है, जो प्रावधान किया है उसमें किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो बातों को क्या करती है? जांच करती है। वित्तीय निगरानी, सरकार ने खर्च किया है तो देश के सामने उजागर करना कि सरकार ने यहाँ पे इतने पैसे खर्च किए हैं, तो उससे क्या रहेगा? देश की जनता को या आपको या मुझे पता तो चले कि हमारा जो पैसा है, हमारा जो टैक्स है, वो सरकार कहाँ खर्च कर। लेकिन इनकी सलाहकार भूमिका और नीतिगत सीमाएं इनके प्रभावशीलता को कम करती है। फिर भी ये संसद और कार्यपालिका के बीच क्या है? महत्वपूर्ण कड़ी। ठीक है, इनकी जो सीमाएं क्या है कि सलाहकार की भूमिका होती है, बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए थोड़ी क्या है? आलोचना के यहाँ पे विषय। अब संसदीय समितियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दोस्तों, समय समय पर विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखते हैं। कार्यपालिका के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना। ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना, तो ये तो नहीं है। विधेयकों, वित्तीय मामलों, नीतियों का गहन परीक्षण करना, न्यायपालिका के निर्णय को चुनौती देना, ये भी नहीं। राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित देना, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला, कि विधेयकों मतलब कानून निर्माण का जो प्रस्ताव है, वित्तीय मामले मतलब बजट, और नीतियां मतलब जो कानून है उनका गहन समीक्षा करना। तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये तो हो ही नहीं सकते। विपक्ष के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो विपक्ष का कोई भी व्यक्ति दोस्तों क्या हो सकता है? विपक्ष का सदस्य हो सकता है। तो इसका आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति, ठीक है, केग नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? तो दोस्तों, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विशेष अधिकार। तो केग की रिपोर्ट की जांच करने वाली समिति दोस्तों कौन सी हो जाएगी? पीएसी या पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। इसके जो परीक्षण को क्या बोला जाता है दोस्तों? सब परीक्षण। सब परीक्षण क्यों बोला जाता है? क्योंकि खर्च के बाद उसकी औचित्य की बात करती है। खर्च हो चुका है तो उसके बाद चेक करना ये सही किया गया या नहीं, तो इसलिए इसे सब परीक्षण। और इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 22। प्राकलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15, 22, 30, 45, 30। ये सभी कहाँ से होते हैं दोस्तों? लोकसभा से 30 सदस्य लिए जाते हैं। एक है बजट। ठीक है, बजट में क्या रहते हैं? किफायत के सुझाव देते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति किसकी समीक्षा करती है? सरकारी कंपनियों के प्रदर्शन की, न्यायालयों के निर्णयों की, राष्ट्रपति के अध्यादेशों की, सरकार के बजट की। दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम मतलब जो सरकार की जो कंपनियां हैं उनका क्या करना? चेक करना। तो इसका आंसर ए हो जाए। विभागीय स्थायी समिति 24 समितियों का मुख्य कार्य क्या है? संविधान संशोधन प्रस्ताव करना, ये नहीं है। मंत्रालय में बजट मांगों, विधेयकों की समीक्षा करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों जब भी इस प्रकार के आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इतना सब्र रखने का मेरी आपसे गुजारिश है या विनती है कि इतना सब्र रखिए कि आप जो चार ऑप्शन है उनको, ठीक है, चार ऑप्शन को क्या कर लें? अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर इसमें दूसरी सावधानी दोस्तों इसलिए बरतनी है कि आपको अंत में क्या लिखा जाता है इस पर विशेष गौर करना है। कभी कभी हाँ की जगह क्या लिख दिया जाता है? नहीं। नहीं पूछ लिया जाएगा।
तो इसमें दोस्तों ये फिर 3 आंसर इसके क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे विनती है दोस्तों कि पहले तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ें, वो चारों ऑप्शन देख के आपको क्या करना है, टिक करना। निम्नलिखित से कौन सी समिति जनता की याचिकाओं की जांच करती है? प्रार्थना समिति, विशेषज्ञ नियम समिति है। तो दोस्तों ये प्रार्थना समिति, ठीक है, इसका आंसर प्रार्थना समिति। तदर्थ अस्थायी समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तदर्थ या अस्थायी, ठीक है। स्थायी रूप से तो ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। विशेष मामलों जैसे घोटालों की जांच के लिए गठित किया जाता है, ये हो सकता है। संदर्भ निर्णय पर बाध्यकारी होते हैं, नहीं होते हैं। सलाहकारी होते हैं, केवल मंत्री ही सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। विशेष मामलों से घोटालों या दंगों की जांच करने के संबंध। संसदीय समिति की रिपोर्ट की प्रकृति कैसी होती? बाध्यकारी सरकार, नहीं, ये बाध्यकारी नहीं होती। सलाहकार, सरकार अनदेखा कर सकती है, बिल्कुल है। न्यायिक, नहीं। संवैधानिक, नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सलाहकार होती है कि सरकार इनकी सलाह को माने या ना माने, ठीक है। निम्न कौन सी समिति सरकारी आश्वासनों के पालन पर नजर रखती है? तो दोस्तों यहाँ पे आश्वासन से ही याद आ रहा, सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान, सरकारी आश्वासन नियम समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा का नियम का पता है दोस्तों, विधान समिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी आश्वासन समिति। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से कह दीजिएगा कि आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका भाई, आपका हमदर्द आ गया है। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।